चलिए आज अपना हम चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी को देखते हैं और यह इसी वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें हम अपनी थ्योरी एक्सरसाइज 15.1 और फिर जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है 15.2 वो भी करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 15। अब देखो, सबसे पहले पता है ये प्रोबेबिलिटी हुआ कैसे था कि ना जब हमारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो किसी ने कॉइन लिया और उसको टॉस किया। तो कॉइन को टॉस किया उसने 1000 टाइम्स। कितने टाइम्स? 1000 टाइम्स। और उसने देखा 1000 में से 490 या 499 498 इतनी टाइम्स तो आया हेड, और रेस्ट 502 ये सब इतने टाइम्स आया टेल। और फिर उसने इसी को 5000 टाइम्स किया, तब भी ऐसे ही हुआ। तो ये नोट किया गया कि हमेशा वो उसके हाफ के इक्वली आ रहा है बार बार। देखो 490 498 बिल्कुल हाफ सही है 1000 का। तो फिर उसने देखा कि अच्छा, जैसे कॉइन को टॉस किया तो कॉइन में दो ही चीजें आती हैं, हेड और टेल। तो इसलिए कहा गया कि जो हमारे इवेंट्स है ना वो इक्वली लाइकली है। मतलब देखो, कोई भी कॉइन टॉस किया जाएगा तो क्या आएंगे, या तो हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास क्या आएगा, टेल आएगा। इन दो में से एक आएगा। तो इसी वजह से इन एक्सपेरिमेंट्स को क्या कहा जाता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है। तो और जितना भी हम अपनी क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, जितने भी इवेंट्स, वो सारे ही इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं, जिनमें सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। देखो, हेड आने के चांसेस कितने होंगे? हाफ। टेल आने के चांसेस कितने होंगे? हाफ। तो ये चीज थी। अब देखो, हमारे प्रोबेबिलिटी में हम जो निकालते हैं वो होते हैं चांसेस, कि किसके कितने परसेंट चांसेस है आने के। ठीक है, मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब कितने चांसेस है वो चीज होने के। तो इसमें कुछ टर्म्स है, सबसे पहले हमें वो पता होनी चाहिए। जैसे एक ये इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है जब हमारे किसी भी इवेंट के होने के चांसेस इक्वल हों बाकी सब इवेंट्स की तरह। जैसे मान लो एक डाइस लिया और हमें डाइस को थ्रो करना है, तो डाइस में हमारे कितने नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब देखो, 1 आने के कितने चांसेस होंगे? 1/6। 2 आने के कितने चांसेस है? 1/6। 3 आने के कितने चांसेस है? 1/6। 4 के भी 1/6, 5 के भी 1/6 और 6 के भी 1/6। तो ये कैसा इवेंट हुआ? एक इक्वली लाइकली आउटकम्स वाला इवेंट हुआ। इक्वली लाइकली क्योंकि देखो सबके आने के चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे हैं? सेम। तो यहीं से हमारा एक ये फॉर्मूला है, पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। मतलब ई है यहाँ पे हमारा इवेंट। ई क्या है? इवेंट। मतलब इवेंट के उसमें फेवरेबल में आने वाले आउटकम और नीचे टोटल आउटकम्स आना। ठीक है। और जैसे ये हमने चांसेस निकाले 1/6, ये भी ऐसे निकाले। मान लो मैंने कहा कि एक डाइस को थ्रो किया गया तो उसमें 1 आने की क्या चांसेस होंगे या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 1 क्या एक फेवरेबल आउटकम है, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम? 1 फेवरेबल आउटकम। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? पॉसिबल देखो 1 2 3 4 5 6। तो नीचे क्या लिखेंगे हम? 6। तो इसलिए 1/6 लिखा है। तो ये ऐसे सबकी 1/6 आएगी। अब हमारे पास एक टर्म आता है एलिमेंट्री इवेंट। ये देखो, ये लिख रहा है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट उन इवेंट्स को कहा जाता है जब हमारे सारे इवेंट्स के सम करते हैं, जब हम उनकी प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आए? 1 के। जैसे मान लो हमारे इवेंट्स हैं ए बी सी डी। तो अब अगर हम इनकी सबके प्रोबेबिलिटी लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? हमारे 1 के इक्वल। तो ये कैसे इवेंट्स हुए चारों के चारों? ये हमारे चारों के चारों इवेंट्स हुए एलिमेंट्री इवेंट्स, क्योंकि इनका जो सम है वो 1 के इक्वल आ रहा है इसलिए। अब देखो, एक वर्ड और आता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या कहते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो दो इवेंट्स होते हैं जिनका सम 1 आए। कितने इवेंट्स होते हैं? 2 सिर्फ। जैसे अगर हम कहते हैं पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू क्या है? 1। तो ये दोनों कैसे होंगे आपस में? कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखना कि यहाँ पे भी 1 आ रहा है और एलिमेंट्री में भी 1 आ रहा है, लेकिन एलिमेंट्री इवेंट में 2 से ज्यादा इवेंट होंगे। मतलब जैसे यहाँ पे देखो ए बी सी डी, तो यहाँ पे 4 इवेंट थे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में सिर्फ 2 ही इवेंट होते हैं, ए बी या ई डैश कुछ भी ऐसे। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में बोल सकते हैं कि जैसे ये है ना यहाँ पे ई डैश का मतलब है नॉट ई। मतलब देखो, मान लो मैंने एक कॉइन लिया और उसको टॉस करते हैं। टॉस करते हैं तो कहते हैं कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी? हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी?
हाफ। तो इन दोनों का सम क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ कितना आया 1। तो ये दोनों इवेंट कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, क्योंकि दो ऐसे इवेंट जिनका सम 1 आए वो दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब देखो अगर मेरे पास पीएच मुझे पता है कि हाफ है मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल डायरेक्ट निकाल सकता था, कैसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। और मैं इस टेल को ये भी तो बोल सकता हूं कि नॉट हेड, ये भी तो बोल सकता हूँ ना, टेल मतलब टेल आने का मतलब है कि हेड नहीं आया, तो नॉट हेड भी बोल सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ टी की जगह क्या लिख सकता था, पी एच डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एच, जो यहाँ पे हमने लिख रखा है ये। ठीक है, तो ये मतलब था इसका। अब देखते हैं कुछ और टर्म्स। देखो हमारे पास दो तरीके के इवेंट्स होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। अब देखो इम्पॉसिबल इवेंट्स कैसे होते हैं, मान लो एक डाइस को थ्रो किया गया तो क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, यही तो आने की पॉसिबिलिटी है। और मैं कहता हूं कि एक डाइस को थ्रो करो और बताओ 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, किसकी आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या होगा, फेवरेबल आउटकम 8 कभी आएगा डाइस में नहीं, तो ऊपर क्या लेंगे हम 0 अपॉन 6, तो ये किसके इक्वल आएगा 0 के। तो जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो 0 हो उन इवेंट्स को कहते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट्स, मतलब जो होंगे ही नहीं कभी भी। फिर एक इसी के अपोजिट श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, इनका मतलब जो होगा ही होगा। ऐसे जैसे देखो डाइस में 1 से लेके 6 तक के नंबर्स आते हैं और मैं कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि हमने एक डाइस को थ्रो किया और उसमें 6 या 6 से छोटा कोई भी नंबर आ जाए। क्या बोला मैंने, 6 या 6 से छोटा कोई भी नंबर आ जाए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट की। अब देखो 6 से छोटा ये कितने नंबर्स, फेवरेबल आउटकम 6, तो 6 और टोटल आउटकम्स कितने 6, तो 6 से 6 डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। तो ये कैसा एक इवेंट हुआ, सर्टेन, मतलब कि 6 से छोटा या 6 के इक्वल तो आएगा ही आएगा डाइस में, चाहे आप थ्रो कर लो, क्योंकि उसमें मैक्सिमम है ही 6, है ना। तो 1 से 6 ही आएगा और एक ना एक तो जरूर आएगा, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी ना आए। तो ये कैसा इवेंट हुआ, एक सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट। तो यहीं से हमें पता चलता है जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ना उसकी मैक्सिमम जो रेंज होती है वो कहां से कहां होती है, वो होती है हमारी 0 से लेके 1 तक। मतलब देखो 0 या 0 के इक्वल या 1 1 से छोटा, ये हमारी प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है। मतलब अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी किसी की माइनस में दे रखी हो, किस में दे रखी हो, निगेटिव में, तो क्या वो हो सकती है, नहीं, ये गलत है। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1.5 दे रखी हो तो क्या ये हो सकती है, नहीं, ये गलत है। हम प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं। देखो अगर मैं कहता हूं कि ये मैच हमारे जीतने की 75% पॉसिबिलिटी है, कितनी, 75%। तो देखो ये परसेंटेज में, अगर मैं इसे फ्रैक्शन में करूंगा तो क्या आएगा, परसेंटेज का साइन हटाते ही नीचे क्या आता है 75/100, और ये क्या आएगा 0.75। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे जीतने की। ये 0 और 1 के बीच में है, हाँ 0 से बड़ा है 0.75 और 1 से छोटा है, तो समझ रहे हो ना। तो ये ऐसे, अब हम इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स और फिर क्वेश्चंस करते हैं, तो जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं पहला एग्जांपल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। अब देखो अगर एक कॉइन को एक बार उछाला गया तो क्या क्या आ सकते हैं, हेड और टेल। सबसे पहले अपना टोटल आउटकम्स लिख लो जो आएंगे, तो ये हमारे क्या है, टोटल आउटकम्स क्या क्या आएंगे, तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब इनमें से हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, पीएच का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड कितनी बार आ रहा है 1 टाइम्स, तो ऊपर क्या आएगा 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 1 और 2, तो 1/2। अब ये क्या है मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब ऐसे ही मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालता हूं, टेल कितनी बार आ रहा है 1 और हेड कितनी बार आ रहा है, ये भी 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स क्या होगी, हाफ। अब देखो अगर मैंने ये निकाल लिया था अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो मैं यहां से अपना टेल ऐसे भी निकाल सकता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, 1 माइनस हाफ, तो ये क्या होता, हाफ। और प्रोबेबिलिटी नॉट हेड का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यही तो मतलब होता है इसका। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। A bag contains red ball, blue ball,
कौन कौन सी? रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल. All the balls of being of same size, कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट. मतलब उसने बॉल को देखा नहीं, आंख बंद करके ऐसे ही एक बॉल निकाल ली. तो बताना है हमें येलो बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल आने की, ब्लू बॉल आने की. अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल. अब देखो बैग में सिर्फ 3 बॉल है, येलो, रेड और ब्लू. तो जब वो हाथ देके निकालेगी तो एक तो आएगी आएगी. मान लो सबसे येलो आने के कितने चांसेस हैं? सिर्फ एक. और टोटल कितने हैं? 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो क्या होगी? 1/3. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी? रेड आने के भी एक चांस है और टोटल बॉल 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो गई 3. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या होगी? ब्लू आने के चांसेस 1, टोटल 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू भी क्या हो गई? 3. तो ये हमारे इन तीनों के आंसर्स. अब नेक्स्ट एग्जांपल. सपोज वी थ्रो अ डाई वंस. हमने डाई फेंका, मतलब डाई पे देखो हमारे टोटल आउटकम्स क्या होंगे, लिखो. टोटल आउटकम्स क्या होंगे? या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. यही तो 6 आते हैं नंबर्स. अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? अब देखो प्रोबेबिलिटी पूछी है इसने ग्रेटर देन 4 आने की. अब देखो 4 आने की ग्रेटर देन 4 कितने हैं? 5 और 6. कितने नंबर है? 2. तो ऊपर क्या लिखेंगे हम? 2. और टोटल नंबर्स कितने हैं? 6. तो क्या होगी? 2/6. अब 2 से कट जाएगा तो क्या आएगा? 1/3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 क्या आएगी? 1/3. और दूसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4. लेस देन मतलब 1, 2, 3 और इक्वल टू मतलब 4. तो अब कितने आएंगे? प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 4 इक्वल्स टू 4 है ना, तो ये 4 अपॉन में टोटल 6. तो क्या आएगा इस बार? 2/3. अब देखो हमने ये जो 6 नंबर्स हैं हमने इन्हें 2 इवेंट्स में तोड़ लिया. 2 इवेंट्स कैसे? यहाँ पे समझो, देखो दूसरा तरीका. 2 इवेंट्स कैसे? मान लो इवेंट 1 क्या? 5 और 6. यही तो कहा है ग्रेटर देन 4 मतलब 5 और 6. और इवेंट 2 4 से छोटा या 4 के इक्वल मतलब 1, 2, 3, 4. अब देखो अगर इन दोनों इवेंट्स को देखो तो ये हमारे क्या है? टोटल आउटकम. अगर इन दोनों इवेंट्स को जोड़ दिया जाए तो टोटल आउटकम्स. तो मतलब ये दोनों इवेंट एक दूसरे के कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. तो जैसे हमारा PE1 आ गया 1/3, तो मैं PE2 डायरेक्ट निकाल सकता था. कैसे? 1 माइनस 1/3. और ये भी क्या आया? देखो 2/3. और यहां से भी हमारा 2/3 आया. तो ये भी हो गया. अब नेक्स्ट एग्जांपल. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. अब पहले यहाँ पे समझ लो टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं. टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52. अब इसमें हमारे पास 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं. कौन कौन से? स्पेड्स, डायमंड, हर्ट और एक होता है लास्ट क्लब. ये 4 तरीके के होते हैं. ये चारों कितने कितने होते हैं? 13 ये, 13 ये, 13 ये और 13 ही ये. अब जो ये दो होते हैं स्पेड और क्लब, इनका कलर क्या होता है? ये होते हैं ब्लैक कलर के. और जो ये होते हैं डायमंड और हर्ट, ये होते हैं हमारे रेड कलर के. अब किसी भी एक पूरे इसमें मान लो खाली स्पेड का एग्जांपल लेते हैं. स्पेड में क्या क्या होंगे? एक हमारे पास एस होगा, एक हमारे पास किंग होगा, एक क्वीन, एक जैक और बाकी फिर 10 से लेके 2 तक. ऐसे ही इन सब में होंगे. ठीक है. तो हमारे पास टोटल एस कितने होंगे? टोटल एस होते हैं हमारे पास पूरे एक डेक में 4. किंग कितने होते हैं? 4. मतलब सारे कार्ड्स हमारे पास 4 होते हैं. फिर फेस कार्ड्स किन्हें कहते हैं? फेस कार्ड्स कहते हैं जिनके ऊपर कुछ बना होता है. और वो कैसे होते हैं? वो वाले होते हैं हमारे पास किंग, क्वीन और जैक. ये 3 कार्ड्स को हम अपना फेस कार्ड भी बोलते हैं. तो ये ऐसे स्पेड के 3, डायमंड के 3, हर्ट के 3, क्लब के 3. तो 4 बार आए ना 3 3 3. तो कितने होते हैं टोटल? 12. तो फेस कार्ड्स कितने होते हैं 52 उसमें से 12. अब देखो यहाँ पे इसने पूछा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी एन एस, मतलब इक्का होना चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एस कितने होंगे? 4. तो 4 अपॉन टोटल कार्ड कितने हैं? 52. तो क्या आया? 1/13. ये हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस.
अब इसने कहा एस ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर 4 कार्ड इक्के हैं और टोटल 52 हैं तो बचेंगे कितने कार्ड, 48। तो मतलब 48 अपॉन 52 क्या आया अब 3 बाई नहीं, ये आएगा 12 से गया 4 से गया 12/13, तो कितना आया 12/13। एस ना आने की प्रोबेबिलिटी है 12/13, और ये हम यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते थे 1 माइनस 1/13 इज इक्वल टू 12/13। तो ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसको ध्यान में रखना कार्ड्स वाला, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर आ जाता है इस पे, और अगर ये हमें सब इंफॉर्मेशन है तो वो इजिली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। दो प्लेयर हैं संगीता और रेशमा, वो टेनिस मैच खेल रहे हैं। अब संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो, जब भी कोई भी गेम दो जने खेल रहे होंगे तो उनमें से एक तो जरूर जीतेगा। हम ड्रॉ वाला नहीं लेते, हमारे हिसाब से कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, तो अब कोई एक तो जीतेगा। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि जो संगीता है, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे दी इन्होंने, 0.62। अब टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि एक ना एक तो जीतेगा हमारे से, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता, और 1 माइनस 0.62 क्या आएगा 40.38, 0.38 आएगा रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। दो दोस्त हैं सविता एंड हमीदा, ठीक है, और इसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज, कि कब उनके डिफरेंट बर्थडेज होंगे और कब उनके सेम बर्थडे होंगे। अब देखो, इन्होंने कहा लीप ईयर को इग्नोर करना है, मतलब लीप ईयर नहीं लेना। तो एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 365, 365 डेज होते हैं। अब सेम बर्थडे होने का मतलब उन दोनों का बर्थडे कब होना चाहिए, सिर्फ एक ही दिन में। तो निकालते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसकी, सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे कब होगा, जब एक दिन में होगा, तो आउटकम क्या होगा एक, और टोटल आउटकम कितने हैं, मतलब टोटल डेज कितने हैं 365। तो क्या प्रोबेबिलिटी आई 1/365। अब डिफरेंट डेज कितने हो सकते हैं, डिफरेंट डेज होंगे, सेम डे अगर एक होगा तो सारे बचे हुए दिन डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट डेज कितने होंगे, वो होंगे 364, क्योंकि 365 माइनस 364 1, तो 364 अपॉन टोटल डेज 365। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि उनका बर्थडे डिफरेंट डेज हो। अब इस चीज को ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो कि एक किसी का बर्थडे 1 जनवरी को हो गया, तो अब दूसरे वाले का बर्थडे होने के लिए कितने डेज बचे उसके पास, 364 बचे, क्योंकि वो 1 जनवरी को छोड़कर उस पूरे ईयर में कभी भी हो सकता है उसका बर्थडे, तभी तो डिफरेंट डेज आएंगे। तो कितने केसेस मिल गए, 364। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट डेज 364 अपॉन 365, और बाकी तुम डायरेक्ट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री, या तो दो जनों का बर्थडे सेम डे होगा या डिफरेंट डे होगा। अब सेम डे की प्रोबेबिलिटी 1/365 आई, तो डिफरेंट डेज की कितनी होगी, 1 माइनस से कर दो, 1 माइनस 1/365, तब भी यही आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द म्यूजिकल चेयर गेम। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये देखो इस पे स्टार भी बना हुआ है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। इन म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। मतलब कि वो जो गेम है वो हमारा 2 मिनट्स के अंदर अंदर कभी भी वो स्टॉप कर सकता है उस म्यूजिक को। अब देखो, तो पूछा है कि इसके क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो गेम है हमारा म्यूजिक है वो फर्स्ट हाफ मिनट्स में हो जाए। अब देखो, हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड, और 2 मिनट्स मतलब 120 सेकेंड। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 30 सेकेंड्स में बंद कर दे, मतलब 0 से लेके 30 के बीच में बंद कर दे, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम 30, क्योंकि 30 सेकेंड्स तक बंद करने का ऑप्शन है ना, तो 0 से 30। और टोटल टाइम कितना दे रखा है, टोटल ये दे रखा है हमें 120 सेकेंड्स, तो इसके अपॉन में क्या लिखेंगे 120, तो क्या आएगा 1/4। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.25। तो ये मेरी क्या हुई प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट, अब आ गए हम एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 5.1 शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज। अब देखो, पहला,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E। अब देखो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश क्या था 1, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा आंसर 1, क्योंकि ये दोनों कैसे हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन्स, अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी किन इवेंट्स की दैट कैन नॉट हैपन इज क्या होती है 0, यहाँ पे डैश आएगा तो यहाँ आंसर आएगा 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उन्हें क्या कहते हैं, लिखवा भी रखा है देखो स्टार्टिंग में, ये देखो जिन इवेंट्स की इम्पॉसिबल होते हैं उनकी क्या होती है 0 और उनको हम क्या कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो वहां पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा इम्पॉसिबल इवेंट्स। अब थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, मतलब जो पक्का होगी, सर्टेन मतलब जो होगी ही होगी, वो कितनी होती है 1। और उन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, ये भी लिखवा रखा है सर्टेन इवेंट्स, वैसे तो ये क्वेश्चन में ही नाम दे दिया सर्टेन इवेंट्स, और दूसरा क्या कहते हैं श्योर इवेंट्स। अब द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स, बताया था क्या होता है सम एलिमेंट्री इवेंट्स का 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन, यहाँ पे भी डैश आएगा कि बताओ प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी होती है और इक्वल, यहाँ पे आएगा अच्छा डैश कि किससे बड़ी और इक्वल होती है 0 से, और एंड लेस देन और इक्वल टू 1। अभी हमने देखा था ना कि 0 से बड़ी होती है हमारी प्रोबेबिलिटी और लेस देन और इक्वल टू होती है 1 के, तो ये चीज तो हो गए हमारे सारे फिलअप्स। अब देखते हैं क्वेश्चन 2, इसने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब कि जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम रहती है वो बताना है। अब देखो फर्स्ट, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। बताओ अगर कोई कार दी जा रही है और पूछा जा रहा है कि ये स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो आंसर क्या होता है नॉर्मल केस में, आंसर होगा हाँ होगी, क्योंकि मान लो अगर तुम कोई बाइक कार कुछ भी लेके जा रहे हो तो 90% क्या होगा वो स्टार्ट होगी। अब बाई चांस अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो शायद ना स्टार्ट हो, ठीक है, वरना क्या होता है होगी वो स्टार्ट, हम यही लेके चलते हैं ना कि स्टार्ट तो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर कैसा होगा फर्स्ट वाले का आंसर, फर्स्ट वाला हमारा कैसा होगा नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब ये इक्वली आउटकम्स नहीं होंगे, क्योंकि हम मानते हैं कार स्टार्ट्स होगी, अब अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तभी नहीं हो पाएगी वो। अब ऐसे ही अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शूट। अब बताओ कि उन्होंने एक प्लेयर है उसने बास्केटबॉल को शूट किया, अब बताओ कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब देखो अगर मान लो कोई इंटरनेशनल प्लेयर है तो वो तो कर देगा, उसके तो 100% चांसेस होंगे कि वो कर देगा। अब अगर कोई मेरे जैसा प्लेयर होगा, हमारे जैसा होगा जो नहीं खेला करता, जो खेलते हैं वो तो कर देंगे, हमारे क्या होगा हमारा 0-10% भी चांसेस नहीं होंगे कि हम शूट कर पाए। तो अब यहाँ पे प्लेयर पे डिपेंड करता है और हमें प्लेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। जब हमें प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो ये कैसा आंसर होगा नॉट। अब देखते हैं थर्ड, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखो कोई एक ट्रायल बनाया गया, एक क्वेश्चन बनाया गया और पूछा गया कि इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब देखो किन्हीं के लिए वो आंसर ट्रू होगा, किन्हीं के लिए वो आंसर क्या होगा फॉल्स, तो ये कैसा होगा इक्वली लाइकली आउटकम। फोर्थ, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। देखो जब कोई बेबी बोर्न होता है तो हमें नहीं पता होता कि वो बॉय होगा या गर्ल होगी, पता तो नहीं होता ना, कुछ जब हो जाता है तभी पता चलता है। तो हमारा यहाँ पे देखो फोर्थ वाला भी कैसे होगा इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो ये हमारा सेकंड भी हो गया। थर्ड, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। अब देखो कॉइन इसने पूछा है कि जो हम कॉइन को टॉस करके डिसाइड करते हैं कि कौन स्टार्ट करेगा, ये फेयर क्यों है, ये फेयर इसलिए है क्योंकि
इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है, मतलब हेड आने के भी और टेल आने के भी दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो यहाँ पे आएगा बिकॉज टॉसिंग ऑफ coin having a equally likely outcomes, क्योंकि जब इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं तो किसी के साथ कोई चिटिंग ही नहीं हुई, तो इसलिए हमारा कैसा होता है, फेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा हमारा प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की नहीं होगी। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होती है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, यही तो होता है। 2/3 क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.666, तो 0.666 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। अब देखो 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100, और इस चीज को लिख सकते हैं 0.15, तो 0.15 0 से बड़ा, 1 से छोटा, फिर 0.7 भी। बस एक ये जो -1.5 है, कभी प्रोबेबिलिटी माइनस में होती है नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, बी। क्या आंसर है हमारा, बी, -1.5 आंसर है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है हमें कितनी, 0.05, और पूछा किसकी है, नॉट ई की। तो अभी हमने पीछे एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था, उसमें पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 1 माइनस 0.05, और 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे 9, तो क्या आया 0.95, 0.95। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, नॉट ई की, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। इसको चाहे ऐसे लिख दो या ई डैश, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं ई बार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। इसने क्या कहा, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मतलब बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं और कोई कैंडीज नहीं है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। माली ने एक कैंडी निकाल ली बिना बैग में देखे, तो बताओ कि वो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी हो सकती है, नहीं। जब खाली बैग में रखी ही लेमन फ्लेवर की हैं तो ऑरेंज कहां से आएगी, ऑरेंज तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, क्या लिखेंगे हम, 0, क्योंकि वो तो होगी नहीं। ये कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। अब सेकंड, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होने के क्या चांसेस है, जब सारी ही लेमन फ्लेवर की हैं तो कोई सी भी उठा लो वो लेमन फ्लेवर की ही होगी, तो लेमन फ्लेवर के क्या चांसेस होंगे, 1, और जिनके 1 होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। अब देखो इसने कहा है नॉट सेम बर्थडे, क्या है इसका आंसर, क्या दे रखा है इसके लिए हमें, 0.992। अब और सेम बर्थडे होने का क्या होगा, मैंने बताया था दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ना, या तो सेम होगा या सेम नहीं होगा। अब जब सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी दे दी तो सेम होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 में से इसे माइनस कर दो, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होनी है, तो 1 माइनस 0.992 माइनस करके क्या आएगा, 10 में से 2 गए 8, और 9 9 0, तो यहाँ आएगा 0.008, तो क्या आई, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट, a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is drawn red? Probability हमें बतानी है रेड की। अब देखो ये 3 रेड रेड बॉल है, और बाकी हमारे पास ये 5 हमारे पास कैसी हैं, ब्लैक बॉल। अब इनमें से रेड निकालनी है, तो हम बिना देखे जब उठाएंगे तो रेड कितने केसेस में है, सिर्फ 1 2 3, तो कितने केसेस में आ सकती है, सिर्फ 3, और टोटल बॉल्स कितनी है 8, तो क्या होगी रेड आने की प्रोबेबिलिटी, 3/8। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड का क्या मतलब है, सारी ब्लैक होंगी, तो इसे लिख सकता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, और ये क्या आएगी 1 2 3 4 5, तो 5/8, तो क्या आंसर होगा ब्लैक आने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/8। और दूसरा कैसे, 1 माइनस 3/8, क्योंकि बॉल तो टोटल 8 ही है और कुछ तो है नहीं, या तो रेड आएगी या ब्लैक आएगी, और रेड की हमने निकाल ली तो ब्लैक की कितनी होगी, 1 माइनस कर दो तो भी ये 5/8 ही आएगा।
तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक सेकेंड जरा। वो थोड़ा क्वेश्चंस अरेंज करने पड़े, वो थोड़ा ज्यादा ऊपर और थे, तो कोई बात नहीं। चलो अब देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। तो बॉक्स पे कितने रेड मार्बल्स हैं? 5। तो ये रेड मार्बल्स बना लेते हैं अपने। वैसे ऐसे बनाने की नीड नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। ये 5 रेड मार्बल्स। अब 8 व्हाइट मार्बल्स। अब अगर व्हाइट बनाऊंगा तो वो दिखेंगे ही नहीं, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख लेते हैं। अब 8 व्हाइट मार्बल्स और 4 ग्रीन मार्बल्स। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड आने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। रेड कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5। तो कितना आएगा? 5। टोटल मार्बल्स कितने हैं? 5 प्लस 8 प्लस 4 12 और 5 फिर 17। तो क्या आएगी रेड आने की प्रोबेबिलिटी? 5/17। अब इसने कहा है व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी। व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8 है टोटल और अपॉन में 17, तो ये व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन बोला है तो मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन माइनस कर दूं तो सब बचा हुआ नॉट ग्रीन आएगा। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी आएगी? 4/17। और 17 माइनस 1, 17 माइनस 4, 13/17। तो ये आई है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। अब चाहे ये हम डायरेक्ट यहां से निकाल सकते थे, क्योंकि नॉट ग्रीन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। तो यहां से भी तो लिख सकते हैं 5/17 प्लस 8/17, और यहां से भी ये 13/17 ही आना था। ऐसे करो या ऐसे करो, बात हमारी सेम ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स। कितने हैं? 100। 100 क्या है? नंबर्स। कितनी क्वांटिटी क्या है? 50 पैसे की। 50 1 रुपी कॉइन। 50 कौन से हैं? 1 रुपी। और 20 2 रुपी कॉइन। और 10 5 कॉइन्स। और 5। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that will be a 50 पैसे coin? 50 पैसे coin होने की क्या probability होगी? देखो 50 पैसे के 100 coins है, तो 100 अपॉन टोटल coins कितने हैं? 150 150 150 20 170 और 10 180। तो क्या आया? 180। 0 से 0 कैंसिल। ये क्या आएगा? 5/9। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आई? 5/9। अब इसने कहा विल नॉट बी अ 5 कॉइन, तो मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी? नॉट 5। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितने आएगा? 10/180। या कह सकते हैं 1/18। तो इसे सोल्व करके क्या आएगा? 1 माइनस 1/18, और ये आएगा 17/18 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। उसने एक्वेरियम के लिए फिशेस ली गोपी ने। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश 8 फीमेल फिश। ये फिगर में देखो, यहाँ पे शॉपकीपर ने दी ये रही फिगर, और इसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो मेल फिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? मेल फिश है कितनी? 5। तो मतलब 5 में से कोई एक आनी चाहिए बाहर, और टोटल फिश कितनी है? 5 प्लस 8 कितने हो गया? 13। तो क्या आंसर होगा? 5/13। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ। आप इसे ऐसे लिखना जैसे आपके स्कूल वाले लैंग्वेज लिखवा रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गेम ऑफ अ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। ये एक गेम है, इसमें जो ये एरो है इसे स्पिन करते हैं और ये किसी ना किसी एक नंबर पे रुकेगा, ठीक है। पॉइंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं, एंड दीज आर इक्वली लाइकली। तो हमें बताना है पहला पार्ट इसमें कि वो 8 पे रुके।
8 पे रुकने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या होगी? 8 पे आने का बस एक ही है कि इस बॉक्स में आए, तो 1 अपॉन टोटल कितने चांसेस हैं? 8, तो क्या आंसर होगा? 1 अपॉन 8। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहा है इसमें? एन ओड नंबर। ओड नंबर कितने होंगे 1 से 8 के बीच में? 1, 3, 5, 7। 4 नंबर आए ना, तो लिखो ओड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4 अपॉन टोटल कितने हैं? 8, तो क्या आएगा? 1 अपॉन 2। तो इससे जब इसे माइनस करेंगे तो क्या आया? 1 अपॉन 2। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहा है? अ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 आने की 2 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? चाहे 3 आए, 4 आए, 5, 6, 7, 8 कुछ भी आए, तो मतलब ग्रेटर देन 2 का मतलब होगा कि 6 अपॉन 8, और ये क्या आएगा? 3 अपॉन 4। ठीक है। अब इसने कहा है अ नंबर लेस देन 9। 9 से कम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जितने भी नंबर हैं वो सारे 9 से कम ही आएंगे, 1 से लेके 8 तक 9 से कम ही है सारे, तो क्या होगा? टोटल 8 अपॉन 8, और ये क्या देगा हमें? 1। तो ये कैसा इवेंट हुआ? सर्टेन इवेंट। तो ये हमारी चारों पार्ट्स हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A die is thrown once and the probability of getting a prime number। अब देखो एक डाई फेंका जाएगा तो उस पर क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आएंगे। अब इसमें से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से या किसी और नंबर, मतलब खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं। तो प्राइम नंबर हमारे शुरू होते हैं 2 से, तो पहला होगा 2, फिर 3, फिर 5। ये हमारे तीनों नंबर कैसे हैं? प्राइम। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम क्या आएगी? आएगा 3 नंबर्स आने चाहिए, तो 3 अपॉन में टोटल कितना है? 6, तो क्या आएगा? 1 अपॉन 2। दूसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में आने की 3, 4, 5, तो ये भी कितना आएगा? 3 अपॉन 6। ये भी कितना है? हाफ। नेक्स्ट एन ओड नंबर। अब ओड नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? ओड कितने नंबर है जो सर्कल कर रहा हूं वो? 1, 3, 5, तो ये भी कितना हुआ? 3/6 हाफ। तो मतलब तीनों के आंसर क्या है? हाफ। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color। किंग ऑफ रेड कलर। अब देखो मैंने बता रखा है रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? कितने होंगे? 26। ठीक है। और 26 कार्ड्स में किंग कितने होंगे? 2। किंग कितने होंगे टोटल? 2 26 में से, क्योंकि बचे हुए 2 किंग किस कलर के होंगे? ब्लैक। तो अब लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर क्या आएगा? 2 अपॉन 52, 1 अपॉन 26। नेक्स्ट अ रेड फेस कार्ड। अब मैंने बताया था किसी भी एक उसमें 3 फेस कार्ड होते हैं, मतलब अगर स्पेड के बोलेंगे तब भी 3 होंगे, हर्ट के भी 3, डायमंड के भी 3, क्लब के भी 3। अब हर्ट और डायमंड कैसे है? रेड, तो दोनों के 3 3 कितने हो गए फेस कार्ड? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितनी होगी? वो भी रेड के 6 अपॉन 52। तो ये कितने से डिवाइड हो गए? 2 से गया 3, 2 से गया 26, तो ये आ गया। नेक्स्ट जैक ऑफ हर्ट्स। अब हर्ट्स मतलब वो जो उसमें से 4 में से एक टाइप हर्ट और उसका जैक कितने होंगे? सिर्फ एक। तो जैक ऑफ हर्ट्स कितना आएंगे? 1 अपॉन 52। नेक्स्ट अ स्पेड। स्पेड कितने होते हैं टोटल? स्पेड होते हैं 13। तो स्पेड इक्वल्स टू क्या आएगा? 13 अपॉन 52, 1 अपॉन 4। नेक्स्ट पी प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ डायमंड्स कितनी होगी? डायमंड पे क्वीन एक, क्योंकि सब पे एक की तो क्वींस थी ना, तो डायमंड्स पे कितनी क्वीन है? 1 अपॉन 52। तो ये इन सब की क्या है? प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 कार्ड्स द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। 5 कार्ड कौन कौन से हैं? 10, जैक, क्वीन, किंग और एस। ये हमारे पास 5 कार्ड्स हैं। और किसके हैं ये? डायमंड्स के। ध्यान रखना डायमंड्स कलर क्या होता है? डायमंड्स का रेड। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। फेस डाउनवर्ड करके अच्छे से शफल कर लिए। वन कार्ड इज देन पिकअप एट रैंडम। हमने एक कार्ड पिक किया तो बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज द क्वीन।
क्वीन होने की क्या चांसेस है, क्वीन एक ही है तो 1, टोटल कार्ड कितने हैं 5, तो 1/5। नेक्स्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अभी जैसे हमने क्वीन निकाला और उसे एक साइड रख दिया, अब हमारे पास कितने कार्ड बचेंगे, सिर्फ 4, क्योंकि अब हमने क्वीन हटा दिया, 4 कार्ड बचे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड कार्ड जो हमने निकाला वो एस का हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगी, अब इन चार में से 1/4। और फिर दूसरा पार्ट इसमें पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितना होगा। अब जब क्वीन रहा ही नहीं उसमें तो क्वीन निकल पाएगा नहीं, क्योंकि क्वीन तो पहले ही निकाल के साइड रख दिया, तो क्या आएगा 0। ये हमारे तीनों पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 डिफेक्टिव पेन्स, कितने डिफेक्टिव पेन्स हैं 12, आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। ठीक है, अब देखो टोटल पेन कितने हो गए, अब टोटल पेन्स हो गए 132 प्लस 12, कितना आया ये 144। अब इसने कहा है हमने एक पेन रैंडम निकाला, तो बताओ जो प्रोबेबिलिटी है पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, वो सही वाला हो, तो गुड वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो टोटल गुड पेन कितने थे 132, तो ऊपर क्या आएगा 132, टोटल पेन कितने हैं 144, तो 144, 12 से ये जाएगा तो क्या आएगा 11/12, तो क्या प्रोबेबिलिटी हुई 11/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. देखो 20 bulbs है जो वो 4 defective वन को कनेक्ट वो कर रहे हैं। What is the probability that this a bulb is defective? जो हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव, फर्स्ट पार्ट कि बल्ब क्या हो डिफेक्टिव। अब देखो डिफेक्टिव कितने बल्ब हैं 4, टोटल बल्ब कितने हैं 20, तो डिफेक्टिव होने के लिए ऊपर 4 आएगा, टोटल कितने हैं 20, तो क्या प्रोबेबिलिटी आई 1/5। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, इसका मतलब है कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में अभी बल्ब निकाला है ना वो डिफेक्टिव ना हो, वो इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब वो डिफेक्टिव नहीं है, और साथ में इज नॉट रिप्लेस, ना वो रिप्लेस किया गया, जब वह ना डिफेक्टिव था ना रिप्लेस किया गया, अब टोटल बल्ब कितने रह जाएंगे 20 में से 19, क्योंकि एक बल्ब तो हमने निकाल लिया, तो 20 - 1 19। अब इसमें डिफेक्टिव कितने हैं, यहाँ पे लिखो डिफेक्टिव है अभी भी हमारे पास टोटल 4 ही, क्योंकि जो हमने निकाला वो क्या था, वो सही बल्ब था ना कि डिफेक्टिव। तो पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि डिफेक्टिव ना हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव क्या आएगा 19 - 4 अपॉन टोटल 19, मतलब 15/19। इसको ना बच्चे कुछ समझने में गलती कर देते हैं, इसका यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इन फर्स्ट, इसका मतलब है कि जो हमने बल्ब अभी अपने फर्स्ट पार्ट में निकाला ना, यहाँ पे निकाला था, वो ना तो डिफेक्टिव था ना हमने उसे रिप्लेस किया, जब हमने रिप्लेस ही नहीं किया तो वो 19 रह जाएंगे ना कि 20। ठीक है, और डिफेक्टिव कितने रहेंगे जुगे टू 4, तो ये इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है 15/19। नेक्स्ट क्वेश्चन, A box contain 90 discs which are numbered for 1 to 90। डिस्क है 90, उन पे 1 2 3 ऐसे करके कितने नंबर है 90। पहला कहा है 2 डिजिट नंबर। अब देखो 1 से लेके 9 तक कैसे होते हैं सिंगल डिजिट, इसके बाद 10 11 और ये कैसे होंगे 90। तो ये कितने नंबर हुए 90 में से 9 माइनस कर दो, तो 2 डिजिट नंबर कितने आए, 2 डिजिट नंबर्स कितने हो गए 81। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 डिजिट नंबर आने की 81/90, क्या आया 9/10। अब देखो आगे, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का पहले मतलब समझ लो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनका अंडर रूट एक इंटीजर आए, जैसे 36, एग्जाम्पल के लिए 36 का अंडर रूट कितना आता है 6, तो जो ये 36 है ये कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ऐसे ही 90 तक कौन सा नंबर आता है लास्ट में सबसे 81, जिसका क्या बनता है 9, तो मतलब कुल 9 नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 9 अपॉन टोटल 90, क्या आएगा 1/10। नेक्स्ट, अ नंबर डिविजिबल बाई 5, 90 तक 5 का टेबल चला लो, डिवाइड करके देखो 90/5 क्या आएगा 18, तो मतलब 18 मल्टीपल आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाई 5 क्या आएगा 18/5।
90 और ये क्या देगा 1/5। तो ये हो गया आंसर। तो ये हमारे तीनों आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड हैज डाई 6 फेसेस शो द लेटर। अब एक डाइस फेंका गया, अब उस पे 1 2 3 नहीं था, अब उस पे 6 फेसेस पे ये है। एक पे ए, बी, सी, डी, ई और वापस से ए। तो अब बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ए आए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब 6 में से कितनी बार ए आ सकता है 1 2, तो ऊपर क्या आएगा 2, नीचे क्या आएगा 6, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। अब दूसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी कितनी बार आ सकता है 1, तो 1/6। तो यही प्रोबेबिलिटी किसकी होगी डी की। तो ये दोनों क्या हुए आंसर। नेक्स्ट पार्ट, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर 1। अब सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है 1 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी ½ मीटर। अब देखो इसने पूछा है कि इस वाले पार्ट में जो ये सर्कल वाला पार्ट है ना, कि इसके अंदर हो वो जो अभी हमने डाला है वो इसके अंदर मिले डाई। तो इसका क्या होगा कि जो एरिया सर्कल का है उसके अपॉन में रेक्टेंगल का एरिया, टोटल एरिया। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना आता है πr²। पाई आर की जगह क्या रखूंगा 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/4। तो π4 क्या आया मीटर स्क्वायर एरिया सर्कल का। अब एरिया टोटल एरिया क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये किसके इक्वल है टोटल एरिया के। तो ये कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3 × 2 कितना आया 6 मीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कि वो सर्कल में मिले। तो क्या होगा ऊपर सर्कल का एरिया π/4, इसके अपॉन में 6। अब यहाँ अपॉन ये मल्टीप्लाई होकर ऐसा हो जाएगा, तो क्या आएगा π/24। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई π/24। ये हमारा क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट, lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and other are goods। टोटल पेन कितने हैं टोटल पेन्स है 144, जिनमें से 20 कितने हैं डिफेक्टिव। तो गुड वन कितने हैं गुड वन कितने होंगे 144 माइनस 20 क्या आएगा 124। नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। सही बात है, कोई भी खराब तो नहीं लेगा। फिर इसने कहा है कि बताओ कि वो खरीदेगी कब, जब वो प्रोबेबिलिटी कि वो बाई करे। कब लेगी बाई जब वो गुड वन होगा। गुड वन की प्रोबेबिलिटी क्या है 124/144। अब इसे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 1, 4 से नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 और 6। तो ये आ गई पहली प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी नॉट बाई, एक तो नॉट बाई कैसे निकाल सकते हैं 1 में से माइनस कर दें इसको, और दूसरा यहाँ पे हम वैसे सोल्व कर लें कि डिफेक्टिव अपॉन टोटल। अब कितना आएगा 20 4 से गया 5, 4 से गया 36, 5/36। तो ये आ गई हमारी दोनों प्रोबेबिलिटीज। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें डाइस का वो पता होना चाहिए कितने टोटल आउटकम्स आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये हमने मान लो एक डाइस फेंका ऐसे और एक डाइस हमने ऐसे रखो अपना। तो फिर नीचे क्या आएगा 2, ये भी 3, ये 4, यहाँ तक 4 तक यहाँ पे लिख लो 2 1 1 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2, अरे 3 1 तो लिख रखा है 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसे ही यहाँ पे 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब 5 वाला यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अलग से, ध्यान रखना 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और एक लास्ट 6 1 6 2 6 3
6 4 6 5 6 6। अब देखो 3 सम कब आएगा? 3 आएगा जब हमारे पास 2 1, पेन चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। अब देखो 3 सम कब आएगा? 3 आएगा जब हमारे पास क्या लेंगे हम, 2 1 या 1 2, ये दो का ही तो सम 3 आएगा। तो क्या टू टोटल आउटकम कितने हैं? 36। तो 2/36 क्या आएगा? 1/18। तो लिख दो यहाँ पे 1/18। अब 4 कब आएगा? जब हमारा 1 3 2 2 और 3 1, कितना आया? 3/36 मतलब 1/12। 5 कब आएगा? 1 4 2 3 3 2 4 1 1 2 3 4, 4 आया ना। और 4/36 से क्या आएगा? 1/9। 6 कब आएगा? 1/5 2/4 3/3 4/2 5 1, ये 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा? 5/36। 7 कब आएगा? 1 6 5 2 4 3 4 3 5 2 6 1, तो 1 2 3 4 5 6, 6/36 मतलब 1/6। 8 इन्होंने दे रखे हैं 9, 9 कब होगा? 3 6 4 5 5 4 6 3 1 2 3 4, 4/36 क्या आएगा? 1/9। 10 कब आएगा? 4 6 5 5 6 4, 1 2 3, तो 3/36 मतलब 1/12। 11 कब आएगा? 5 6 6 5, 2/36 मतलब 1/18, और 12 दे रखा है। अब देखो मैं इसे हाफ तक भर के ना उल्टा रिवर्स भी कर सकता था। देखो 2 की 1/36, 12 की 1/36, 1/18 1/18, 1/12 1/12। देख रहे हो आगे से जो चल रही है पीछे से भी सेम चलती है ये। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट इन्होंने कहा है कि एक स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है कि जो टोटल आउटकम्स है वो तो सिर्फ 2 से लेके 12 तक है, मतलब टोटल आउटकम काउंट करो तो 11 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1/11 ना होके ये 36 क्यों आ रहा है? तो इसका रीजन ये है कि हमारे आउटकम्स तो 11 ही है, लेकिन वो आउटकम्स रिपीट हो रहे हैं। जो हमारा 2 है वो कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 1 बार आ रहा है। अब जो हमारा 3 है वो कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। 4 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। तो वो ऐसे इस वजह से वो टाइम्स में आ रहे हैं ना, कि 4 3 टाइम्स आया, 2 1 टाइम्स आया, 3 2 टाइम्स आया। तो ये देखो ये टाइम्स के आने की वजह से टोटल आउटकम्स 11 ने होके 36 हो रहे हैं, क्योंकि वो तो सम है, लेकिन जो डाइस में टाइम्स में आ रहे हैं वो तो हमारे 36 ही आ रहे हैं ना। तो इसलिए हमने अपने इसमें प्रोबेबिलिटी में अपोन में 36 लिया, 11 इसलिए नहीं लिया। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट, गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट आउटकम ईच टाइम। अब देखो या तो तुम एक कॉइन को 3 बार अलग अलग उछाल लो, या 3 कॉइन को एक साथ उछाल लो। तो जो आउटकम्स आते हैं टोटल आउटकम्स, वो देखो क्या आएंगे? टोटल आउटकम्स वो मान लो पहले हमारे हेड हेड हेड, फिर हमारा हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, अब हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और तीनों में टेल टेल टेल। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे? 8। अब देखो ये 8 हमें डायरेक्ट भी पता था। एक कॉइन्स में कितने आउटकम आ सकते हैं किसी एक कॉइन से? सिर्फ 2, या तो हेड या टेल। अब उसे कितनी बार उछाला गया? 3 टाइम्स, तो उसकी पावर 3। अब ये कितना आएगा डायरेक्ट? 2 की पावर 3 8। अब ये लिख लेना 8 ऐसे। अब इसने कहा हानिफ तभी जीतता है अगर जो रिजल्ट है वो तीनों पे सेम आए। रिजल्ट सेम आने का मतलब या तो हेड 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 आए तीनों पे, या सिर्फ टेल 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 आए। अगर ये दो केसेस हों तो क्या होगा? हानिफ हमारा जीतेगा, वरना क्या होगा? हार जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि हानिफ हार जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हानिफ लूज, हारने की क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6/8 मतलब कि 3/4। नेक्स्ट, a die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time?
इसने कहा है कि एक डाइस को 2 बार उछाला गया। अब 2 बार उछाला गया, इस पे वापस से देखो, दोबारा से नहीं लिख रहे हम, पीछे चेक कर लेते हैं। और कहना है कि किसी भी फेस पे 5 ना आए। यहाँ पे देखो 5 कितनी बार आ रहा है, एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं अपना। अब देखना 5 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, किसी एक भी फेस पे। एक ये रहा, एक ये रहा, फिर ये रहा, ये रहा, बाकी ये एक पूरी 5 वाली सीरीज होगी, और दूसरा एक ये रहा 6 5। तो 5 कितने फेज कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 टाइम्स 5 आया ना, याद रखना 11। अब यहाँ पे देखो इसने क्या कहा है कि 5 ना आए, टोटल आउटकम 36 है, 11 पे 5 आया तो 11 गए तो कितना बचा, 25। तो प्रोबेबिलिटी कि 5 विल नॉट कम क्या होगा, 25/36। 25 टाइम्स 30 नहीं आया ना, तो यह होगा 25/36। अब दूसरे में कहा है इसने 5 विल कम एटलीस्ट 1, 5 एक बार आए, विल एट लीस्ट 1। अब 5 कितनी बार आया था, 11 बार, तो 11/36 हो गया ना। तो नेक्स्ट, which of the following argument are correct and which are not correct? Give reason. If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes: two heads, two tails, or one of each. If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes. Therefore, each of these outcomes, the probability is 1/3. अब देखो, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो गलत क्यों है, इसका आंसर नॉट करेक्ट क्यों है, इसका आंसर है नॉट करेक्ट। उसका रीजन ये है कि जो दो कॉइन्स को अगर हम एक साथ उछालेंगे तो हमारे पास जो आउटकम्स आएंगे वो आएगा हेड हेड, हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। अब देखो आ तो ऐसे ही रहा है, तो दोनों पे हेड या दोनों पे टेल, या फिर एक पे हेड एक पे टेल। लेकिन जो टोटल आउटकम है वो तो 4 है ना। 4 क्यों आ रहे हैं टोटल आउटकम, क्योंकि दो केसेस में, दो केस देखो, ये रहा एक केस, ये रहा एक केस, ये रहा, इन दो केसेस में वन ऑफ ईच है कि या तो हेड या टेल या टेल हेड। तो इसलिए तो जो हमारा ये कहा है ना इसने प्रोबेबिलिटी 1/3, ये गलत है। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, 1/4। इसकी कितनी होगी, 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और इसकी फिर से कितनी होगी, 1/4। दूसरा, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज हाफ। ये सही है, सेकंड वाला हमारा क्या हुआ, करेक्ट। करेक्ट क्यों हुआ, अब देखो डाई फेंका तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो ओड ओड ओड, ठीक है, जो ब्लू पेन से सर्कल किए हैं वो क्या है हमारे, ओड। अब पेन चेंज कर लेते हैं। अब अब देखो जो ये येलो पेन से सर्कल कर रहा हूं ये क्या है, इवन। तो अब या तो इन तीन में से, अगर इन तीनों में से आया कोई भी एक तो इवन होगा, और अगर नीचे वाले इन तीन में से आया तो क्या होगा, ओड होगा। तो नंबर या तो ओड आएगा या इवन, इन्हीं में से आएगा। और ओड आने के क्या चांसेस होंगे, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड कितनी होगी, 3/6 1/2। तो इन्होंने कहा भी है कि प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/2। तो ये हमारा सही है दूसरे वाला। अब करते हैं 5.2 ऑप्शनल एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चंस इस उसमें मत रहना कि ये नहीं आते, बहुत सी बार ये पेपर्स में आ जाते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, डार्क कलर का ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो पहले क्या कहा है, टू कस्टमर, कौन कौन, श्याम एंड एकता, आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे। कब से कब तक जा रहे हैं, ट्यूसडे से सैटरडे तक, ठीक है। अब देखो मान लो शाम, शाम हमारा किस किस वीक जाएगा, डाइस की तरह होगा, ट्यूसडे जा सकता है। तो जब अगर ये शाम ट्यूसडे गया तो एकता किस किस दिन जा सकती है, ट्यूसडे के साथ ये ट्यूसडे जा सकती है, ट्यूसडे के साथ ये वेडनेसडे जा सकती है, ट्यूसडे के साथ ये थर्सडे जा सकती है, ट्यूसडे
फ्राइडे और ट्यूसडे सैटरडे। अब सैटरडे तक ही जाना है। अगर शाम अब ट्यूसडे की जगह कब जाए, वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो देखो अब फिर ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, या ये वेडनेसडे के साथ थर्सडे, समझ रहे हो ना, ये ऐसे सेट बन रहा है, ये फ्राइडे और ये वेडनेसडे के साथ सैटरडे, फिर ये ट्यूसडे, ये एक तक के चल रहे हैं ऐसे, और शाम के नीचे की साइड। अगर शाम अब थर्सडे, शाम का फिक्स हो गया थर्सडे, तो एक तक अब कब जा सकती है, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे को ही, फ्राइडे को और साथ में सैटरडे। अब अगर शाम फ्राइडे को जाए तो फिर से ट्यूसडे को जा सकती है, वेडनेसडे को जा सकती है, थर्सडे को जा सकती है, या फ्राइडे को ही, या सैटरडे को। अब अगर ये सैटरडे को जाए, जब भी ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे और ये सैटरडे सैटरडे। अब देखो कितने सेट बने होंगे, ये भी 5 डेज जा सकते हैं, ये भी 5 डेज, तो टोटल सेट्स आए हमारे 25। ठीक है। अब इसने क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ विल विजिट ऑन द सेम डे। सेम डे की विजिट मतलब दोनों ट्यूसडे या दोनों वेडनेसडे ऐसे। अब देखो सेम डे, पहला ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। कितने केस आए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑन सेम डे। सेम डे में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल केसेस कितने बार, 5 टाइम्स, टोटल कितने 25, तो क्या प्रोबेबिलिटी आई 1/5। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड का है कॉन्जिक्यूटिव डे। कॉन्जिक्यूटिव डे का मतलब होता है अगर वो फ्राइडे को गई या तो वो उसके बाद सैटरडे को जाए, या फ्राइडे से पहले कब जा सकती है, फ्राइडे के साथ थर्सडे को जाए, मतलब कि एक दिन आगे या पीछे। तो ऐसे अब देखो कॉन्जिक्यूटिव डे कितने बनेंगे, चलो एक सेकंड चेंज कर लेते हैं। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव डेज, ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे नेक्स्ट डे हो गया कॉन्जिक्यूटिव, वेडनेसडे के साथ ट्यूसडे नेक्स्ट डे हो गया। ठीक है। अब वेडनेसडे के साथ थर्सडे और थर्सडे के साथ वेडनेसडे, थर्सडे के साथ फ्राइडे और फ्राइडे के साथ थर्सडे, फ्राइडे के साथ सैटरडे और सैटरडे के साथ फ्राइडे। कितने दिन आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल डेज कितने आए, 8। क्या होगा मेरा यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑन कॉन्जुगेटिव डे 8/25, तो ये आंसर होगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, डिफरेंट डेज। अब देखो अगर सेम डे माइनस कर देंगे तो जो बचे हुए डे होंगे वो कैसे होंगे, सारे डिफरेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे, और 1 माइनस सेम डे की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/5, तो 1/5 तो क्या आएगा 4/5 आंसर। ये क्या होंगे, सारे डिफरेंट डे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट में, a die is number throw faces this throw 2 times and the total is this, complete the following table। अब हमें टेबल कंप्लीट करनी है और ये हमें प्लस करके, देखो प्लस का 1 + 1 2, तो अब ऐसे ही पेन चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। अब देखो ये 2 ये 1 क्या आएगा, 2 1 3, 2 2 4, 2 2 4, 3 2 5 और 6 2 8। नेक्स्ट वाला 3 1 4, 3 2 3 2 5, 3 2 5, 3 3 6, 3 3 6, 3 6 9। नेक्स्ट 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6, 3 3 6 और 9। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब इसने कहा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन। टोटल स्कोर इवन कितने टाइम्स आया है देखते हैं, चलो एक सेकंड। इवन टोटल स्कोर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 टाइम्स क्या आया हमारा, इवन। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितने टाइम्स आया, टोटल 18, और टोटल कितने हैं हमारे 6 इंटू 6 36। 18/36 क्या आएगा, 2 से गया 9,
और 9/18 और ये आएगा 1/2। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखते हैं कि 6 आए। देखो 6 कितने टाइम्स आया है, काउंट करते हैं 6 भी। 6 देखते हैं, 6 6 6, एक बार 6, 2 बार, 3, 4, 6 4 बार आया है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आएगा हमारा 4/36 इक्वल्स टू 1/9। थर्ड पार्ट, एटलीस्ट 6, कम से कम 6 और 6 से ज्यादा कितना भी। 6 6 6, 4 तो ये हो गए 4 4 4 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, बस 15 टाइम्स ही है ना। क्या आएगा हमारा, मतलब एटलीस्ट 6 मतलब कम से कम 6 और 6 से ज्यादा कुछ भी, एटलीस्ट 6 में आएगा 15/36। तो ये हमारे तीनों आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, bag contain 5 red ball and some blue ball. The probability of drawing a blue ball is double that of red ball. Determine the number of blue balls in the bag. अब देखो बैग में कितने रेड बॉल हैं, रेड बॉल है 5, ब्लू बॉल का है सम, तो मान लेते हैं ब्लू है हमारी x, तो टोटल बॉल कितनी होगी, टोटल हो गई हमारी 5 + x। अब देखो इसने कहा है कि जो प्रोबेबिलिटी, अब देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी 5/5 + x, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या होगी x/5 + x। अब इसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू होगी मतलब पीबी हो गया वो डबल हो गया पी आर के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू की जगह पुट कर दो x/5 + x, 2 × 5 + x। अब देखो इससे पूरा ये कट गया तो x = क्या आया 10, तो मतलब x की वैल्यू कितनी है 10। तो ब्लू बॉल्स कितनी है, ब्लू बॉल्स है 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, a box contain 12 balls out of which x are black। तो टोटल कितनी है 12, ब्लैक कितनी है x। if one ball is drawn at random what is the probability that it will be a black ball। तो probability of black ball क्या होगी x/12। अब इसने कहा है कि 6 मोर ब्लैक बॉल्स ऐड कर दी गई, तो यहाँ पे देखो नया केस सेकंड वाले में 6 मोर ब्लैक्स, तो ब्लैक बॉल कितनी होगी, पहले x थी तो अब कितनी होगी x + 6, और पहले टोटल 12 थी अब 6 और ऐड कर दी तो कितनी होगी 12 + 6 18। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या आएगी P-B बोल दो इसको, ये क्या आएगा x + 6/18। और इसने कहा है कि probability of drawing a black ball is now double that what it was before। तो P-B क्या होगा 2 times of P-B। तो P-B क्या था x + 6/18 equals to 22 times of x/12। 6 से गया 2, 6 से गया 3, तो क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया मेरा x + 6 = 3x। और ये क्या आएगा 6 = 2x, और यहां से x क्या आया मेरे पास 3। तो मतलब जो पहले ब्लैक बॉल थी वो कितनी थी मेरे पास 3, तो x क्या आया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जार कंटेन 24 मार्बल, टोटल मार्बल्स कितने हैं 24, some are green and other are blue। A marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3। अब probability of green क्या आ गई 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। यहाँ पे बॉल्स की जगह क्या होगा मार्बल ही होगा क्वेश्चन में, मार्बल्स। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। अब ये रेशो होता है 2/3, तो अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 2k/3k। और हमें पता है नीचे क्या होता है, नीचे अपॉन में क्या लिखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल टोटल कितने हैं 24, तो जो 3k होगा वो कितना होना चाहिए 24। तो k क्या आया यहाँ से 8, तो मतलब ग्रीन मार्बल कितने होंगे
खाली ग्रीन मार्बल कह रहा हूं मैं, ग्रीन मार्बल कितने होंगे 2k, और k की जगह क्या रखूंगा 8, 2 इंटू 8 क्या आएगा 16। तो ब्लू कितने होंगे, ब्लू होंगे टोटल 24 माइनस 16 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि 8 होंगे हमारे ब्लू वाले। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया प्रोबेबिलिटी। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर कोई डाउट हो तो आप इसमें मतलब यहीं पे ही पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। ओके।